नमस्कार, मेरा नाम सुशील सिंह है। आप इक्वलिस देख रहे हैं। इक्वलिस में आप आज हमारे साथ आदरणीय एलपी जोशी जी हैं, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं टीएचडीसी इंडिया लिमिटेड के। बहुत ही बड़ा ब्रांड है। टिहरी डैम जो है, यहाँ से पावर जनरेशन होती है। सर से पूछते हैं कि कैसे यहाँ की पावर जनरेशन होती है। सर प्रणाम, कैसे हैं आप? प्रणाम। पहला ही सवाल यही कि सर यहाँ पे पावर जनरेशन कैसे होती है, अगर आप जनता के लिए बताएं तो। क्योंकि सॉरी टू इंटरप्ट सर, बहुत जनता के लिए बिल्कुल नया सब्जेक्ट, उनको बिल्कुल आइडिया नहीं इसके बारे में। देखिए, जो टिहरी डैम है ये एक मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट है। इसके बहुत सारे ऑब्जेक्टिव्स हैं। इसका जो पहला ऑब्जेक्टिव है वो है इरिगेशन ऑफ द लैंड विच इज़ ऑन द डाउन स्ट्रीम ऑफ दिस टिहरी डैम। आपका जो भी गंजेटिक प्लेन है उसकी इरिगेशन के लिए हम लोग यहाँ से वाटर रिलीज करते हैं। दूसरा ऑब्जेक्टिव इसका है पावर जनरेशन में इसमें जो टिहरी का रिजर्वायर है, जो झील है, जो उसमें 90 मीटर का फ्लक्चुएशन होता है। अच्छा। इस झील में इसका जो मिनिमम लेवल है, ड्रॉ डाउन लेवल, जिससे पावर जनरेट होती है, वो 745 एलिवेशन है फ्रॉम द सी लेवल, और ये मैक्सिमम जाता है 830 लेवल तक सी लेवल से। तो इसमें करीब पूरे साल में 90 मीटर का वेरिएशन होता है। तो उस वेरिएशन के हिसाब से हम इसमें जो हमारी टर्बाइन्स हैं, मशीन्स हैं, उससे पावर जनरेट करते हैं। वेरिएशन का क्या मतलब है? वेरिएशन साधारण शब्दों में क्या? साधारण शब्दों में इसमें जो झील का स्तर है वो 90 मीटर ऊपर और नीचे होता है। जी। तो ये बहुत यूनिक फीचर है इस प्रोजेक्ट का। इतना जो 90 मीटर का वेरिएशन, हिंदुस्तान में कोई ऐसा रिजर्वायर नहीं जिसमें इतना वेरिएशन होता होगा, इतना फ्लक्चुएशन होता होगा लेवल्स में। तो इससे ये होता है कि जो हमारी मशीन्स होती है, बेसिकली टर्बाइन्स जो हैं, वो मिनिमम लोड पे और मैक्सिमम लोड पे, जब ये 830 पे मतलब मैक्सिमम पे होगा तो उसमें फुल जनरेशन होता है इसका। अगर 250 मेगावाट की टर्बाइन है तो 250 मेगावाट बिजली जनरेट होगी इसमें, और जब मिनिमम पे होगा तो उसमें 128 मेगावाट जनरेशन होगा, और उसके हिसाब से हम इसको वाटर रिलीज करते हैं डाउन स्ट्रीम साइड में। और तीसरा ऑब्जेक्टिव इसका ये है, वो है ड्रिंकिंग वाटर। आपका दिल्ली का जो सरिता विहार जो है प्लांट है, उसकी सप्लाई इसी डैम से होती है। अच्छा। इसी रिजर्वायर से होती है। हम तो उसी सरिता विहार से तो हम आते जाते हैं भाई। तो ये आपको जानकर बड़ी खुशी होगी कि सरिता विहार को हम यहीं से फीड करते हैं। अच्छा। ये जो टिहरी कॉम्प्लेक्स है, इसमें 3 प्रोजेक्ट्स हैं बेसिकली। एक तो टिहरी है, ये 1000 मेगावाट का, जो अभी हमारा अंडर ऑपरेशन है, जिससे हम ग्रिड को जो पीकिंग सपोर्ट देते हैं 1000 मेगावाट का। इसका जो दूसरा चरण है वो है कोटेश्वर परियोजना, हमारी एक है जो यहाँ से 20 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम पे इसके वहाँ पे है, जो 400 मेगावाट की परियोजना है। और जो तीसरा चरण इसका, वो हमारा एक टिहरी पंप स्टोरेज प्रोजेक्ट है, जो भी अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है, जिसमें 4 मशीन्स हैं 250 मेगावाट की। इसका जो पर्पज़ है और इसकी जो फिलॉसफी है जनरेशन की, उसमें क्या होता है कि आपको पता होगा, जैसे जो भी बिजली बनती है किसी भी प्लांट से, चाहे थर्मल प्लांट हो, चाहे हाइड्रो प्लांट हो, चाहे न्यूक्लियर हो, चाहे सोलर हो, तो वो सारे ग्रिड में जाती है। ग्रिड को फीड करते हैं सारे प्लांट, और ग्रिड से फिर वो डिस्ट्रीब्यूट करते हैं बिजली को बेस्ड ऑन द डिमांड्स, या बेस्ड ग्रिड उसको बिजली को पूल करता है, और उसके हिसाब से हम ग्रिड के पास पूरा स्टैटिस्टिक्स होता है लोड पैटर्न का, कि जैसे हमारा पिछले 10 दिन का लोड पैटर्न क्या रहा, मतलब सुबह 7 बजे कितना डिमांड है सिस्टम के अंदर, सुबह 10 बजे कितना डिमांड है, रात दिन में कितनी डिमांड है, शाम को कितनी डिमांड है। तो जनरली क्या जो देखा गया, जो लोड पैटर्न हमारा होता है, उसमें जो मैक्सिमम डिमांड होती है बिजली की, वो सुबह और शाम को होती है, और दिन में डिमांड कम होती है। और दिन में बेसिकली क्या होता है कि जो हमारे सोलर प्लांट हैं, क्योंकि धूप होती है, सनसाइन होता है, तो सनसाइन जैसे होगा तो आपके सोलर की जनरेशन ज़्यादा होती है उसमें। तो जनरली जब क्योंकि डिमांड एंड सप्लाई का मामला है, तो दिन में जब आपकी सप्लाई ज़्यादा है, डिमांड कम है, तो दिन में जो बिजली की जो रेट है वो कम होते हैं। नहीं, ये अभी टेक्निकल चले गए, अब टेक्निकल से वापस आते हैं। पहला सवाल उस पे यही है कि अभी समझने की बात है कि यहाँ से बिजली पहली चीज़ तो क्या उत्तराखंड को मिलती है या बाकी जगह जाती है, और जाती है तो डिमांड कैसे आती है? क्या वो स्टेट भेजते हैं हमें इतनी चाहिए बिजली? देखिए, इसमें क्या है कि हम लोग एक जो THDC है, ये एक पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग है अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ पावर, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। इसमें जो THDC जब बना था 1988 में, पहले ये जो प्रोजेक्ट को एग्जीक्यूट कर रहे थे यूपी इरिगेशन डिपार्टमेंट और UPSC भी। तो क्योंकि स्टेट गवर्नमेंट में थोड़ा उनका जो वर्किंग कल्चर है या वो नहीं इसमें डिजायर्ड रिजल्ट आया, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने सोचा कि इसके लिए इस प्रोजेक्ट के लिए को एग्जीक्यूट करने के लिए ये THDC का निर्माण किया गया उसमें। और उसमें भारत सरकार की 75% इक्विटी है और 25% इक्विटी है गवर्नमेंट ऑफ यूपी की। अच्छा। 1988 में THDC बना, और केवल बना ही टिहरी डैम बनाने के लिए, क्योंकि उस टिहरी डैम का काम उस जो स्पीड से नहीं चल पा रहा था, उस पर प्रोग्रेस नहीं आ रही थी स्टेट गवर्नमेंट में,
तो ये THDC को बनाया गया उसमें। ये बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, तो उम्मीद की जा सकती है Yes. बना होगा। और आप देखिए इसमें ये जो डैम है, आपने देखा होगा अभी जाके, ये डैम रॉकफिल डैम है, ये अर्थ एंड रॉकफिल बोलते हैं इसको। इसमें कोई सीमेंट, सरिया और स्टील यूज नहीं किया गया इसमें। इसमें जो लोकल क्ले है, लोकल मिट्टी और पत्थर, उसको कम्पैक्ट करके एक पूरा आर्टिफिशियल माउंटेन टाइप का बना दिया, जिससे कि आपका रिवर्स कोर्स है वो ब्लॉक हो गया उसमें। और ये जो बांध बना हुआ है, यहाँ पे कन्फ्लुएंस है, संगम है दो नदियों का। एक यहाँ पे भिलंगना नदी आती है गुत्तू गंसाली से, और भगीरथी आती है गोमुख से, गंगोत्री वहाँ से। तो यहाँ पे संगम था इसका, और यहाँ पे पूरा टेहरी का शहर था, पूरा बहुत बड़ा शहर था, टाउन था टेहरी टाउन। तो वो आज की डेट में वो इतिहास बन गया, वो सबमर्ज हो गया पूरा टाउन। और इसमें करीब करीब 125 गांव समर्ज हुए हैं इस पूरे रिजर्वायर में। और इसका जो स्प्रेड है करीब करीब 45 स्क्वायर किलोमीटर का स्प्रेड है इसका, 45 स्क्वायर किलोमीटर। ये आगे जब आप गंगोत्री की तरफ जाएंगे तो एक चिन्यालीसौड़ एक जगह पड़ती है, वहां तक इसका स्प्रेड है। और इसमें 2500 MCM पानी इसमें इकट्ठा है, मतलब मिलियन क्यूबिक मीटर। एक क्यूबिक मीटर का आप देखें तो 1 मीटर इंटू 1 मीटर इंटू 1 मीटर, तो 2500 करीब करीब इतना MCM पानी इसके अंदर जमा है। और इसको हम लोग क्या करते हैं, साल में पूरा इसको इसकी एक रिजर्वायर ऑपरेशन साइकिल है। जैसे क्यों जून के महीने में इसका लेवल बहुत मिनिमम होता है, और फिर हम इसको रेज करते हैं, लेवल को बढ़ाते हैं, और जाके ये सितंबर में इसका मैक्सिमम होता है, पूरी झील भर जाती है उसमें। फिर उसके बाद जो हम पानी को जमा करते हैं, उससे फिर बिजली का जनरेशन करते हैं, उसको रिलीज करते हैं वाटर इरिगेशन रिक्वायरमेंट के हिसाब से और बिजली के रिक्वायरमेंट के हिसाब से। ये 3 पर्पज मैंने जैसे बताया आपको। तो इसकी बिजली कहाँ कहाँ जाती है और इरिगेशन कौन कौन से स्टेट में होता है इससे? देखिए इरिगेशन तो आपका जैसे हरिद्वार से आगे जितने गंजेटिक प्लेन है आपका, मुजफ्फरनगर, खतौली, दिल्ली, ये तो यहाँ पे इरिगेशन रिक्वायरमेंट के हिसाब से हम रिलीज करते हैं इसको। ये जो गंगा कैनाल है, अपर गंगा कैनाल, यही फीड करती है जाके, यहीं से जाती है। जो बिजली इसकी है, देखिए हम क्योंकि एक सेंट्रल गवर्नमेंट के PSU हैं, तो हमारा 9 स्टेट्स के साथ इसका परचेज एग्रीमेंट है, पावर परचेज एग्रीमेंट। तो इसमें आपका जैसे दिल्ली हो गया, आपका J&K है, आपका पंजाब है, आपका हरियाणा है, राजस्थान है, UP है, उत्तराखंड है। तो 9 स्टेट्स हैं जिनके साथ हमारा परचेज एग्रीमेंट है। जो पावर हम बनाएंगे तो उसका जो भी जिसका शेयर है पर्टिकुलर स्टेट का, उतना शेयर उसको जाता है। और बिजली हम ग्रिड में पहले सप्लाई करते हैं, तो ये ग्रिड का काम है कि जिनके साथ हमारा एग्रीमेंट है उनको वो सप्लाई करता है, फिर वो डिस्ट्रीब्यूट करता है। तो ये तो इसका एक पैटर्न है कि जो बिजली कहाँ जाती है और कैसे इसको डिस्ट्रीब्यूट होती है। मैं सिर्फ ये जानना चाहता था कि बिजली की डिमांड जो आती है। हाँ, अब मैं बता रहा हूँ। हाँ, इसका देखिए, इसका क्या होता है कि इसका जो नेशनल ग्रिड है, बेसिकली नेशनल ग्रिड के पहले जो पूरा हिंदुस्तान था, इसके 5 रीजनल ग्रिड्स थे, रीजनल ग्रिड्स। 2013 में ये नेशनल ग्रिड बन गया। तो आज की डेट में क्या है कि अगर मैं यहाँ जनरेट कर रहा हूँ टेहरी में, तो यहाँ की बिजली साउथ इंडिया में जा सकती है। अच्छा। और साउथ इंडिया का प्लांट हो यहाँ भी आ सकता है, नॉर्थ में। तो पूरा ग्रिड कनेक्टेड है, बेसिकली सारे प्लांट एक दूसरे से कनेक्टेड है वायर से, ट्रांसमिशन लाइन से। तो बिजली कहाँ, यहाँ की बिजली वहाँ यूज कर रहे हैं, वहाँ की बिजली यहाँ यूज कर रहे हैं। तो ये जो इसका मैनेजमेंट है वो ग्रिड करता है। अब उसका नाम ग्रिड कंट्रोलर ऑफ इंडिया बन गया, जो वो भी एक PSU है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का। जैसे हम है वैसे एक PSU है, तो इसका मैनेजमेंट वो करता है। अब इसमें क्या होता है कि हम लोग जैसे हमारी 4 मशीन से यहाँ पे 250 मेगावाट की, 1000 मेगावाट का कैपेसिटी है हमारा। तो इसमें क्या होता है, जब हम शेड्यूलिंग करते हैं इसकी, कि कल के 1 से 24 घंटे पहले हम ये करते हैं, हम डिक्लेयर करते हैं अपनी कैपेसिटी कि कल हम कितना बना पाएंगे बिजली, वो हम डिक्लेयर करते हैं। तो वो डिक्लेयर करते हैं बेस्ड ऑन आवर हेड। देखिए जो बिजली बनती है वो 2 चीज़ों का प्रोडक्ट है बेसिकली। एक तो इसका मतलब कितने दूर से, कितने हाइट से पानी टरबाइन पे जा रहा है, उसको हेड बोलते हैं, हेड। और कितना जा रहा है, क्वांटिटी ऑफ वाटर, उसको डिस्चार्ज बोलते हैं। तो हेड इंटू डिस्चार्ज इज इक्वल टू पावर। अच्छा, ठीक है, सिंपल फॉर्मूला, हेड इनटू डिस्चार्जेबल पावर। क्योंकि हमारा हेड हमेशा चेंज हो रहा है, मैंने बताया कि 90 मीटर का वेरिएशन इसमें, तो हर हेड के हिसाब से एक अलग जनरेशन होगा। ठीक है, तो अब मेरे को पता है कि आज मेरा जो लेवल है रिजर्वायर का लेवल, वो सपोज 10 मीटर है या 20 मीटर है, तो 20 मीटर के करस्पॉन्डिंग में कितनी पावर बना सकता हूँ वो मैं डिक्लेयर करता हूँ 24 घंटे पहले ग्रिड को। साहब मैं कल 250 मेगावाट का पीकिंग सपोर्ट दे पाऊंगा और इतनी एनर्जी दे पाऊंगा। एनर्जी होता है आपका मेगावाट इंटू कितने घंटे के लिए आप इतना उस पावर को यूज कर रहे हो, वो मिलियन यूनिट्स में हम लोग बोलते हैं एनर्जी को, वो हम डिक्लेयर करते हैं। फिर ग्रिड क्या करता है कि बेस्ड ऑन दी डेटा जो उनके पास स्टेटिस्टिक्स हैं
कि हर 15 वो क्या करता है, पूरे 24 घंटे को 15 मिनट के ब्लॉक्स में उसको डिवाइड करता है, और ये कहते हैं कि हर 15 मिनट के ब्लॉक में सिस्टम में कितनी डिमांड होगी उसके हिसाब से हमको बोलता है कि आप आपको हर 15 मिनट में इतनी बिजली बनानी है। हर पूरे कंट्री के अंदर रीजनल ग्रिड्स क्या करते हैं कि उनके पूरे डेटा है भी कल हमारा क्या पैटर्न रहेगा लोड का, तो वो पूरा नेशनल आ जाता है उनके पास कि सबके पास कितना कितना बिजली है। अच्छा, तो उनका यही काम है, वो क्या करते हैं पूरा कंपाइल करते हैं पूरे डिमांड को, और एक तो डिमांड को कंपाइल करते हैं क्योंकि उनके पास पिछला उनके पास पैटर्न है, ये पैटर्न होगा हमारे 10 बजे कल 10 बजे हमारी कितनी डिमांड होगी, तो बेस्ड ऑन उनका स्टेटिस्टिक्स जो है उसके हिसाब से उनको पता है कि कितना रहेगा अंदाजन, ठीक है। और फिर वो जैसे हमने क्योंकि ऑलरेडी डिक्लेयर किया हुआ, तो हमको बोलते हैं कि आपको इस 15 मिनट में इतना बिजली जनरेट करना है, तो पूरे 96 ब्लॉक्स के हिसाब से वो हमको एक शेड्यूल देते हैं कि हर 15 मिनट में आपका ये शेड्यूल होगा, तो उसके हिसाब से हम जनरेट करते हैं उसको। ये इसका शेड्यूलिंग है। नहीं, मेरा इसमें मैं अभी सोच रहा था कि बिजली की जो ओवरऑल समस्या है वो सप्लाई इनफ नहीं है, इस वजह से ही होगी ना। आज के डेट में देखिए, अगर आप देखें तो आज के डेट में बिजली की कोई समस्या नहीं है। आज के डेट में आपके पावर कट्स बिल्कुल नहीं है, आप दिल्ली में देखते हो। उत्तराखंड में नहीं है, नोएडा में है। नोएडा में देखिए, नोएडा में इसलिए होंगे कि जैसे लोकल ब्रेकडाउन हो गया कहीं जी, आपका आंधी तूफान आया, आपकी कोई बिजली की लाइन टूट गई है ना, या कहीं कोई फॉल्ट आ गया, अदर मतलब एज सच जो है कोई ऐसा कोई स्कार्सिटी, ये शेड्यूल नहीं है कि 8 घंटे लाइट नहीं आ रही, ऐसा कुछ नहीं है जी, ऐसा नहीं। वो मैं कह रहा हूँ ना, वो लोकल ब्रेकडाउन हो सकता है, कोई ट्रांसमिशन, कोई आंधी तूफान आ गया उसमें आपका कोई ब्रेकडाउन हो सकता है, या कोई आपकी सिस्टम के अंदर कोई फॉल्ट आ गया उसके, अदरवाइज ऐसा कोई स्कार्सिटी नहीं है बिजली की। और ये जो जो जैसे जब मैं भी पावर प्लांट घूम रहा था तो वहाँ पे चर्चा हो रही थी, तो कह रहे थे कि पावर प्लांट की बिजली भी पावर प्लांट में यूज नहीं होती, कोई उत्तराखंड जो बिजली बोर्ड है वहां से बिजली आती है, ये क्या है? नहीं देखिए, उसमें क्या होता है कि जैसे पावर प्लांट आपने देखा होगा, जो हमारा पावर प्लांट पूरा अंडरग्राउंड है जी जी, है ना, उसी अंडरग्राउंड में आपने देखा होगा हमारी करीब करीब 10 फ्लोर है उसमें, बिल्कुल 5 फ्लोर नीचे 5 फ्लोर ऊपर है जी जी, तो पूरा अंडरग्राउंड है। तो वहाँ पे क्या होता है कि अगर माना, क्योंकि और 24 घंटे 7x24 वहाँ पे काम होता है, हमारे लोग शिफ्ट में काम करते हैं, ठीक है। तो वहाँ हमने सप्लाई के सोर्सेज रखे हुए हैं बिजली के, ताकि एकदम ब्लैकआउट ना हो जाए अंदर अंडरग्राउंड में। तो वहाँ पे 5 सोर्सेज है हमारे, अच्छा, बिजली के, ताकि ब्लैकआउट ना हो। तो उसमें 2 सोर्सेज तो हमने यूपीएससीबी से, जो यूपीसीएल से 2 फीडर ले रखे हैं 11 kV के, ठीक है, वो ले रखे हैं। उसके बाद हमारे एक हमारे जो जब यूनिट चलती है उससे भी हम फीड करते हैं उसको, उसकी बिजली यूज करते हैं वहाँ पे, वो गलत बताया आपने किसी ने। अच्छा, एक यूनिट हमारी चलती है तो उससे हमने, नहीं वो बताया उन्होंने बोला एक यूनिट ये चल रही है, दिखाया कि ये चल रही है, ये इमरजेंसी के लिए है कि हम जब भी, तो 3 सोर्स हो गए, एक यूनिट सोर्स हो गया, 2 11 kV हो गया, और उसके बाद हमारे 2 डीजी सेट्स हैं, डीजल जनरेटर, वो भी बड़ी कैपेसिटी के 2 MVA साइड में, तो 2 हो गए आपके, 2 ये 2 4 हो गए, 4 सोर्स हो गए। और आपका एक सोर्स हमारा जो है लास्ट सोर्स, मतलब अगर ये सब कुछ फेल हो गया माना, आपका डीजी सेट फेल हो गया, आपकी यूनिट नहीं चल पा रही है, या आपके उधर से कोई आंधी तूफान आ गया, आपके 11 kV की फीडर भी डाउन हो गए, तो हमारा वहाँ पे डीसी सिस्टम है, एक बैटरी, अच्छा 220 किलोवोल्ट का हमारा एक बैटरी सिस्टम है, तो उससे कम से कम इल्यूमिनेटेड रहेगा अंदर, एकदम ब्लैकआउट नहीं होगा। अच्छा, इसके पीछे क्या कारण है? बिकॉज लोग डरेंगे, जो ब्लैकआउट होगा तो डरेंगे लोग, या फिर कुछ और? डरेंगे, और आपका मूवमेंट में दिक्कत होगी ना, हाँ, अंदर जो है एक कियोस्क टाइप का हो जाएगा, आपको मशीन चल रही है, आपका भी ब्लैकआउट हो गया। स्केरी तो है, स्केरी मैं गया था, स्केरी तो है, ऐसा नहीं है कि नहीं है, पर वो बात है कि अगर आपने दिमाग से ये निकाल दिया थॉट कि पहाड़ के नीचे हो, तब तो नॉर्मल बिल्डिंग है वो, आप ऊपर नीचे करिए। हाँ, उस पॉइंट ऑफ से नहीं कर रहा मैं, क्योंकि अंदर एक अफरा तफरी टाइप का, अगर बिल्कुल ही ब्लैकआउट हो गया ना, तो आपके फ्लोर्स में जाना है नीचे, वहां कैसे आप मूवमेंट करोगे? आप मूवमेंट ही नहीं कर सकते उसमें, है ना। तो और आप इतनी बड़ी 250 मेगावाट की मशीन चला रहे हो, तो अल्टीमेटली कम से कम इल्यूमिनेशन के लिए वो हमारा लास्ट एक डीसी सिस्टम है, उससे हमने कुछ इल्यूमिनेट कर रखा है। एक बार मैंने 2009 में, तुम लोगों को याद भी, 2009 में एक बार ग्रिड फेल हुए थे, अगर याद है आपको, 2009 में वो सुशील कुमार सिंधे जी की मंत्रालय छिन गया था उनसे। क्या होता है कि अब आपने देखा होगा 2009 के बाद ना ग्रिड फेल का आपने सुना नहीं होगा, क्योंकि जो ग्रिड की जो कोड है वो बहुत स्ट्रिंजेंट हो गया आज की डेट में। मतलब पहले क्या था कि कोई मशीन चला रहा है, उसको पता ही नहीं ग्रिड को कौन सी मशीन चली है, पावर प्लांट चल रहा है, मतलब उनके जो भी उनकी रिक्वायरमेंट्स है ना ग्रिड के हिसाब से, वो हम लोग फुलफिल नहीं करते। आज की डेट में क्या है कि जैसे ग्रिड हैज बिकम वेरी स्ट्रिंजेंट नाउ, वेरी टफ। अब कोई भी आप अगर प्लांट बनाओगे, सपोज आप कोई पावर प्लांट लगा रहे हो, प्राइवेट प्लांट भी लगाते हैं,
तो उनके ग्रिड की कुछ रिक्वायरमेंट है कि आपका डेटा वहां जाना चाहिए पूरा। आपकी कौन सी मशीन चल रही है ग्रिड को पता है। जी जी। अभी जैसे हम कौन सी मशीन चला रहे हैं, ग्रिड नोज इट। हमारी कौन सी मशीन बंद हुई, शटडाउन में आ गई, ग्रिड नोज इट। हमारा पूरा डेटा ग्रिड में जा रहा है। पहले वो था ना, बड़ा लिबरल था उसमें कि ठीक है आ रहा है डेटा, नहीं आ रहा है, कुछ नहीं आ रहा। और उसमें ये हो गया कि हमने फ्रीक्वेंसी जो है, आपने जो हमारी इंडियन फ्रीक्वेंसी ग्रिड की फ्रीक्वेंसी है वो 50 हर्ट्ज बोलते हैं उसको, 50 हर्ट्ज। तो अभी हमारा जो ग्रिड उसमें ये हो गया कि फ्रीक्वेंसी को हमको कंट्रोल करना है। फ्रीक्वेंसी कैसे कंट्रोल कर सकते हैं हम, आपका सप्लाई एंड डिमांड जनरेशन पे, ठीक है। तो जैसे ही फ्रीक्वेंसी डिप होती है आपकी, माना डिप होती है, इसका मतलब आपका जनरेशन कम हो गया, तो इमीडिएटली आपका हाइड्रो पावर उसको वो करता है, बैलेंस करता है। अच्छा। इसमें हाइड्रो पावर का एक मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि जो हमारे हाइड्रो प्लांट है ना, इसके एक विशेष खूबी है इसके अंदर। वो खूबी क्या है, इसमें जो इसको प्लांट को हम क्विक स्टार्ट एंड क्विक स्टॉप कर सकते हैं। अच्छा। क्विकेस्ट अमंग्स ऑल द प्लांट। जैसे थर्मल है आपका, थर्मल को एक बार आपका ट्रिप हो गया, बंद हो गया अगर प्लांट तो 10 घंटे लगते हैं उसको। अच्छा। वो टेम्परेचर 5000-6000 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाएगा। कोयला आप जलाएंगे ना, इसीलिए कोयला जलाते हैं उसमें। कोयला जला के फिर स्टीम बनाते हैं, तो उसकी जो टेम्परेचर आती है 5000 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाता है। तो तब तक आने में करीब 8-10 घंटे लग जाते हैं जी जी। उसको रिवाइव करने में। हाइड्रो में क्या है कि जैसे आपको एक मतलब इट्स लाइक ए वॉल्व है ना, आपने वॉल्व को ओपन किया, आपका पानी टरबाइन में गया, बिजली बनना शुरू हो गया। आपने बंद किया, प्लांट बंद हो गया। तो ग्रिड के अंदर जब इस टाइप का कोई एक्सीजेंसी आती है कि आपका कोई मेजर ब्रेकडाउन हो गया, सपोज मेजर ब्रेकडाउन हो गया, तो हाइड्रो से हम उसको बैलेंस करते हैं। हाइड्रो क्विकेस्ट स्टार्ट एंड क्विकेस्ट स्टॉप। एक और भी है सवाल, जैसे कई लोग कह रहे थे कि नया जो वॉरफेयर होगा दुनिया में, वो से बिजली ग्रिड पे बहुत हमला किया जाएगा, तो हमारी ग्रिड सेफ है? हमारी ग्रिड सेफ है। हमने इसमें एक्चुअली साइबर सिक्योरिटी के जितने भी हमारे नॉर्म्स हैं वो हम लोग इसमें फुलफिल करते हैं इसको, और इसका ऑडिट भी कराते हैं हम लोग, इसका जो मॉक ड्रिल भी कराते हैं इसकी साइबर सिक्योरिटी से रिलेटेड। तो अभी जैसे हमारे अभी जो वॉर हुआ था ये पाकिस्तान पुलवामा के बाद जो है, नहीं पुलवामा नहीं, पहलगाम के बाद, उसमें हमारे 2 अटैक हुए थे, साइबर अटैक। अच्छा। हाँ, लेकिन हमारा सिस्टम इतना रोबस्ट है कि वो अटैक अंदर तक नहीं जा पाया। कि इसमें होता क्या है, क्योंकि मैंने बताया ना कि सारे प्लांट जो है कनेक्टेड है फिजिकल वायर से, फिजिकल केबल से, है ना। तो अगर कहीं भी कोई अटैक होता है, माना कोई फॉल्स कमांड चला गया किसी मशीन को, मशीन चल रही, मशीन बंद हो गई, तो वो हमने पूरा इसको एक रोबस्ट नेटवर्क बना रखा है, और इसमें कोई भी बाहर से कोई अटैक नहीं कर सकता है। अच्छा। तो इसका हम लोग रेगुलर इसकी मॉक ड्रिल भी करते हैं, माना कोई अटैक हो रहा है, या इसके रेगुलर जो भी इसके ऑडिट्स भी करते हैं, साइबर ऑडिट्स। तो वो अदर दैट वे हमारा ग्रिड बिल्कुल सेफ है। क्या बात है, हम थैंक गॉड मैं श्योर हूँ। एक और भी सवाल है कि आपका जो ये जो आपने ये वहाँ पे नया वाला जो आप पावर प्लांट बना रहे हैं 1000 मेगावाट का, उसमें मैं समझ नहीं पाया उनकी बात को, वहां नहीं गया था। पर वो कह रहे थे कि जो टरबाइन होगा वो अगर क्लॉकवाइज घूमेगा तो बिजली बनाएगा, एंटी क्लॉकवाइज में क्या करेगा, वो समझाइए एक बार प्लीज। देखिए उसमें क्या है कि मैं थोड़ी देर पहले बता रहा था आपको कि जो हमारे जो इलेक्ट्रिसिटी का पैटर्न है वो डे टाइम पे सोलर जनरेशन बहुत होता है यहाँ पे, है ना। सोलर जनरेशन के कारण में दिन में डिमांड कम होती है बेसिकली, क्योंकि घरों में लोग एक तो आपके जो भी इल्यूमिनेशन लाइट वाइट सब बंद कर देते हैं लोग, है ना, तो वो डिमांड एकदम कम हो गया घरों में। तो कई लोग ऑफिस चले जाते हैं, ठीक है, तो डिमांड कम होती है और सप्लाई ज़्यादा है दिन में, तो कंपैरेटिवली जो इसके रेट्स हैं, इसके बिजली के रेट वो कम होते हैं। तो हमने ये देखा कि इसमें, और शाम को आपकी डिमांड बहुत ज़्यादा है, जनरेशन कम है, तो इसमें हम क्या करेंगे, इस पंप स्टोरेज से, इसमें जो हमारी मशीन है बेसिकली उसको 2 डायरेक्शन में चलाते हैं हम लोग, घुमाते हैं। एक डायरेक्शन में ये एज ए जनरेटर काम करता है, बिजली बनाएगा, और दूसरी सेम मशीन उसका अगर डायरेक्शन रिवर्स कर दें तो एज ए पंप काम करेगा वो। अच्छा। तो जब वो एज ए पंप काम करेगा दिन में, तो हम ग्रिड से पावर लेंगे उसमें। अच्छा। क्योंकि पावर सस्ती है हमारे पास ग्रिड में, सोलर पावर है, उस सोलर पावर को हम यूज करेंगे नीचे, क्योंकि उस पानी हमारे पास 2 रिजर्वायर हो गए इसमें, एक ये झील हो गई टिहरी वाली, और एक हमारा, मैंने बताया कि इसमें हमारे 20 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम पे हमारा एक कोटेश्वर प्रोजेक्ट है, तो वहां भी एक झील बन गई, तो 2 झील हो गई हमारे पास, और 2 झील भी एलिवेशन पे, मतलब करीब करीब हमारा ठीक ठाक ऊपर नीचे एलिवेशन हो गया हमारा, ठीक है। तो अब उसमें क्या करेंगे, डे टाइम पे हम नीचे से पानी को पंप करेंगे ऊपर। अच्छा। इस टिहरी वाले रिजर्वायर में, कोटेश्वर रिजर्वायर से पंप करेंगे ऊपर, और शाम को जब वही पानी जो हमने दिन में पंप किया उसी से बिजली बनाएंगे सुबह और शाम। तो जो ये जून के महीने मई में जो प्रॉब्लम आती है वो सॉल्व हो जाएगी। हमारे पास एक तो स्टोरेज सिस्टम हो गया, जैसे बैटरी करते हैं ना लोग घर में, टंकी बनाते हैं। जी। आपने पहले सुबह अपना टंकी भर लिया, तो शाम को अगर पानी नहीं भी आया तो दैट यू कैन यूज दैट वाटर। तो इट्स लाइक ए बैटरी पावर, वाटर बैटरी यू कैन से, इट इज वाटर बैटरी।
सर मैं पहली बार किसी इतने एक्सपर्ट से बात कर रहा हूँ और मुझे बहुत ही पहली बार मुझे अश्योर हो गया हूँ कि चलो भाई देश सुरक्षित हाथों में है। ठीक है, बहुत सुरक्षित हाथों में। जी, और जी। अभी इलेक्ट्रिसिटी के क्षेत्र में बहुत इसमें रिफॉर्म्स हुए हैं। जब से 2003 में इलेक्ट्रिसिटी एक्ट आया, इलेक्ट्रिसिटी एक्ट 2003 बोलते हैं, जी, जी। उसके बाद बहुत सारी रिफॉर्म्स आए इसमें। पहले क्या था कि मोनोपोली थी इसमें जनरेशन में, तो इसमें बहुत लिबरल हुआ कि जनरेशन में लाइसेंस देना पड़ता है, तो डी लाइसेंसिंग हुआ इसका कि जनरेशन कोई भी प्राइवेट आदमी भी जो है ना वो प्लांट लगा सकता है। जेपी लगाया है, इवन जीएमआर लगा रहे हैं, ये जीवीके ने प्लांट लगाया है। तो इस टाइप से एक तो डी लाइसेंसिंग हो गया जनरेशन का। फिर उसमें क्या हो गया, ओपन एक्सेस हो गया कि अगर जो हमारी ट्रांसमिशन सिस्टम है, क्योंकि ट्रांसमिशन सिस्टम एक ही होगा, जैसे हाईवे बन गया हमारा, तो हाईवे में ऐसा नहीं कि आप नहीं जा सकते, दूसरा नहीं जा सकता, हाईवे इज ओपन फॉर एवरीबडी। तो ऐसी जो ट्रांसमिशन लाइन्स हैं वो कर दिया कि भाई ये ओपन एक्सेस होगा, इसमें एवरीबडी कैन सेंड देयर पावर, ट्रांसमिट देयर पावर थ्रू दी ट्रांसमिशन लाइन ऑलरेडी लेड। तो वो बहुत सारे इसमें रिफॉर्म्स हुए हैं उसके बाद। और आज उसके बाद रेगुलेटरी कमीशन बना, सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन बना, जो कि ये रेगुलेट करता है। जैसे टीआरआई बना है, टेलीकॉम रेगुलेटरी, वैसे सीआरसी है। और सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी अथॉरिटी एक सीए, जो कि ये सब इसके लिए नियम कानून बनाती है, रेगुलेशन, और सीआरसी उसको रेगुलेट करती है। तो बहुत सारे रिफॉर्म्स हुए हैं। और आज की डेट में हमारा ग्रिड की जो फ्रिक्वेंसी है वो करीब करीब, देखिए हमें याद है जब 91 में हम लोग यहाँ पे थे, तो ग्रिड की फ्रिक्वेंसी 49 हर्ट्ज तक जाती नीचे। अच्छा। और ऊपर जो है 51 52, मतलब इतना वेरिएशन था उसमें। आज की डेट में जो हमारा जो फ्लक्चुएशन है ग्रिड फ्रिक्वेंसी में, वो 49.05 से लेकर 50.01 तक, इसी के बीच फ्रिक्वेंसी रहती है करीब करीब 0.6 की। हाँ, इतना वेरिएशन था। तो अगर फ्रिक्वेंसी कांस्टेंट रहती है, इसका मतलब आपका ग्रिड का मैनेजमेंट जो है बहुत ही इफेक्टिव है, बहुत इफेक्टिवली आप मैनेज कर रहे हैं ग्रिड को। Thank you very much, sir. It was a wonderful conversation, and we hope to see you again. अगर आप नोएडा आते हैं तो जरूर हमारे स्टूडियो में आए, वो ज़्यादा अच्छी कॉन्वर्सेशन। Thank you very much. Thank you.